students, welcome to सरल फिजिक्स। Your physics is made सरल for NEET। ओके, लास्ट वीडियो मैंने जो डिस्कस की है आपके साथ, उसमें आई रैप्ड अप द डायमेंशनल एनालिसिस फॉर यू। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बोला था कि वहां तक सारी वीडियोस देख लेना, उसको ढंग से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाने हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। सो मेक श्योर यू हैव वॉच्ड ऑल दोज वीडियोस, नोट्स आपके पास ढंग से बने हुए हो, देन स्टार्ट वॉचिंग दीज वीडियोस। अब होगा क्या, यहाँ पे बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन लिखूंगा मैं, जिसको आप उतारोगे अपनी कॉपी में। देन यू विल पॉज द वीडियो, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, दिमाग लगाओगे पूरा। जब नहीं होगा या हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो पूरा जोर लगाने के बाद जब बिल्कुल सरेंडर हो जाए कि नहीं अब नहीं हो रहा है, देन आपने सोल्यूशन देखना है। उतारते मत रहना क्वेश्चन सोल्यूशन क्वेश्चन सोल्यूशन कि नोट्स बड़े सुंदर बन गए, उसको कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का फिर देखने का। समझ में आ रही है बात? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 0.5 grams per centimeter cube. Find its value in MKS system. ऑप्शंस हैं आपके पास 5, 50, 500 या इनमें से कोई भी नहीं, नन। So just pause the video and solve this question so that you can check your understanding knowledge। आप इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं कर पाए? हाँ जी, करें इसको डिस्कस अब क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से, आपकी जो डेंसिटी है दैट इज 0.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको एमकेएस में इसको कन्वर्ट करना है। यू नो एमकेएस सिस्टम, जिसमें मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर्स में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो एमकेएस सिस्टम आपको लेंथ मास टाइम उसके यूनिट्स बताता है। दैट मीन्स मुझे अगर इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो मुझे ग्राम्स का क्या बनाना पड़ेगा, केजी, और मुझे सेंटीमीटर का क्या बनाना पड़ेगा, मीटर। और मुझे कन्वर्जन्स पता है, 1 केजी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, या मैं बोल सकता हूं 1/1000 kg is equal to 1 grams. That means 10 raised to power minus 3 kg is equal to 1 grams. ये कन्वर्जन हो गया। और सिमिलरली दूसरा कन्वर्जन, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1/100 meter will be equal to 1 centimeter. 10 raised to power minus 2 meters will be equal to 1 centimeter. समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों को आप यहां पे पुट करो तो डेंसिटी आपकी जो बन जाएगी दैट विल बी डेंसिटी 0.5 ग्राम्स। 1 ग्राम को क्या लिख सकते हो, 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर है आपका 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर्स, तो दिस विल बी 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर्स, उसका होल क्यूब। ये बना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो दिस विल बी 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg अपॉन
-2 इंटू 3 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. दिस विल बी 0.5 इंटू, अब ये बेस सेम है तो पावर्स आपकी ये ऊपर चली जाएगी. -3 + 6 कितना होगा 3, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. तो इंटू 1000 करोगे तो 500 kg पर मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. और आपने एक बात याद रखनी है इस क्वेश्चन को लेकर, 1 ग्राम पर सीसी से अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में जाना है तो आपको क्या करना है, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना. ये कन्वर्जन याद रखना आज के बाद. ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैसे कैसे करना है, बट यू रिमेंबर दिस कन्वर्जन. जैसे 0.5 ग्राम्स पर सीसी था, मुझे केजी पर मीटर क्यूब में जाना है, तो मैं देखते ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 500, तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. पर वो स्टेज तभी आएगी जब आपको ये सब करना आता है. जस्ट राइट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन. मैं रीड कर रहा हूं इसको, क्या लिखा है यहाँ पे. व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x at time t is given by x डिस्टेंस है और इसमें आपकी जो y है वो डिस्प्लेसमेंट है. y इज इक्वल टू a sin bt माइनस सी एक्स. ये एक्सप्रेशन है मेन, यहाँ पे आपको ध्यान देना. वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट है, b कॉन्स्टेंट है और c कॉन्स्टेंट है. ऑफ वेव, डायमेंशंस ऑफ b अपॉन c आर सेम एज दैट ऑफ. देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ के लगता है कि हमने वेव चैप्टर तो किया ही नहीं, और वेव चैप्टर जो है वो 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है जाके, तो सर हम ईयर के एंड में इसका आंसर देंगे. ऐसा नहीं है, उसकी तो नॉलेज ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारा एक्सप्रेशन आपके सामने उठा के रख दिया, सब कुछ आपको बता दिया. y लेंथ है, x लेंथ है, b c a कॉन्स्टेंट्स हैं, t टाइम है, बात खत्म. आपको b अपॉन c की डायमेंशंस निकालनी है. अब देखो ध्यान से, अब क्या चीज है, जो ये एक्सप्रेशन है ना, y इज इक्वल टू a साइन bt माइनस सी एक्स. आपको याद होगा मैंने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं और उसकी जो आर्गुमेंट होती है वो डायमेंशनलेस होती है. तो यहाँ पे आर्गुमेंट चल रही है ये bt माइनस सी एक्स, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये पूरी की पूरी चीज मुझे क्योंकि डायमेंशनलेस चाहिए, इसलिए ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए और ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. तभी तो मैं डायमेंशनलेस में से अगर डायमेंशनलेस को माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास आंसर डायमेंशनलेस आएगा. तो अगर मुझे ये पूरी ब्रैकेट डायमेंशनलेस चाहिए तो दैट मीन्स ना तो डायमेंशन इसकी हो ना इसकी हो, दोनों ही डायमेंशनलेस हो. दैट मीन्स मुझे bt डायमेंशनलेस चाहिए, पर इसमें t की तो डायमेंशंस हैं क्योंकि वो टाइम है. तो b की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, टाइम का इनवर्स. यहाँ पे c और x, इसमें x की तो डायमेंशंस हैं, दैट इज मीटर लेंथ. तो दैट मीन्स c की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, उससे इनवर्स होनी चाहिए. तो b अपॉन c बताना है. तो यहाँ पे b की डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी टाइम का इनवर्स, और अगर मैं c की डायमेंशंस की बात करूं यहाँ पे, दैट विल बी लेंथ का इनवर्स. सो b अपॉन c निकालना, b अपॉन c, b कितना है t माइनस 1 अपॉन c कितना है l माइनस 1. l ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी l1 t माइनस 1. इस डायमेंशन को देख के कुछ याद आ रहा है, किसकी डायमेंशन होती हैं lt माइनस 1. lt माइनस 1 मैंने आपको बताया था वेलोसिटी की होती हैं. तो यहाँ पे वो पूछ रहा है b अपॉन c की डायमेंशंस किसके इक्वल होंगी, वेव वेलोसिटी, वेव लेंथ, वेव एम्पलीट्यूड या वेव फ्रीक्वेंसी. सो योर आंसर कम्स आउट टू बी वेव वेलोसिटी. आया समझ में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से नोट डाउन कर लो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट पूछा है, मतलब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से 3 सही हैं और एक गलत है. तो चेक करते हैं कौन सी गलत है.
डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। वो ये बोल रहा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो मे बी करेक्ट हो। मे बी का मतलब क्या हुआ? शायद। इसका मतलब शायद वो इनकरेक्ट भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। Is this equation dimensionally correct? Yes, it is correct because s is the unit of length. U into t also gives you the length unit. At square also gives you the unit of length. So this equation is dimensionally correct and it is actually also correct. Second, dimensionally correct equation may be incorrect. अगर कोई equation dimensionally correct है तो incorrect वो हो सकती है। डायमेंशनली चाहे करेक्ट है पर इनकी इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकती है। इसी को अगर मैं लिख दूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर, इज इट डायमेंशनली करेक्ट? यस, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, बट इज इट एक्चुअली करेक्ट? नो, इट इज इनकरेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट चीज इनकरेक्ट भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मेरी सही हैं, पर मुझे तो इनकरेक्ट वाली बतानी है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कभी कि जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो वो वैसे करेक्ट हो जाए, कभी भी नहीं होगा। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट जो है वो करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों हो सकती है, पर जो वैसे ही इनकरेक्ट होगी डायमेंशनली कभी भी करेक्ट नहीं होगी। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे मे बी नहीं ना लगाया तो इक्वेशन सही है। It is always incorrect. जो dimensionally incorrect, it is always incorrect. तो C is the right answer to this question. So just note it down. Important question है ये. Okay, let us read this question now. यहाँ पे लिखा है which of the following can be derived using method of dimensional analysis. इनमें से किसको आप dimensional analysis वाले मेथड को यूज करके डिराइव कर सकते हो? अब मैंने आपको कुछ लिमिटेशंस बताई थी डायमेंशनल एनालिसिस की कि उसमें हम क्या क्या डिराइव नहीं कर सकते। इफ यू हैव लिसन्ड टू माय लास्ट वीडियो, मैंने बहुत क्लियरली समझाया आपको कि कौन कौन सी हमारी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे एक्सप्रेशन में क्वांटिटीज हैं जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं उनको डिराइव नहीं कर सकता, तो इसको मैं नहीं कर सकता। और अगर मेरे एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हो तब भी मैं उसको डिराइव नहीं कर सकता। यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है e, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो इनमें से कोई भी मैं डिराइव नहीं कर पाऊंगा मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रही है आपको बात? सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट, सो जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a dimensionless quantity may have a unit always has a unit never has a unit does not exist। वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उससे रिलेटेड इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर मैं ये बोलूं कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही स्टेटमेंट है? नहीं, एग्जिस्ट तो करती हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। मैंने बताया था आपको पाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, और उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं।
अच्छा, तो एग्जिस्ट तो करती हैं, गलत हो गया। नेवर हैज अ यूनिट। सर आपने तो बताया था जो डायमेंशन लेस है, जब है ही लेस है यहां पे तो यूनिट भी नहीं होगा उसका। अब एक बात ध्यान से समझना, एक वर्ड होता है डायमेंशन लेस और एक वर्ड होता है यूनिटलेस। दोनों में फर्क है। अगर यूनिट नहीं है, यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशंस तो बिल्कुल नहीं होंगे, पर अगर डायमेंशंस नहीं है तो यूनिट हो सकता है। जैसे एंगल का यूनिट होता है रेडियन, पर क्या रेडियन का कोई डायमेंशन है? नहीं है। तो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव अ यूनिट। ऑलवेज हैज अ यूनिट जरूरी नहीं है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है। नेवर हैज अ यूनिट, पर ये केस है। तो इन दोनों का क्या कॉम्प्रोमाइज बना? मे हैव अ यूनिट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो जस्ट राइट द क्वेश्चन and its solution, then we'll move forward. Okay, let us read this question now. The time dependence of a physical quantity P is given by this expression. P is equal to P naught. EXP का मतलब होता है E की पावर में है वो आपका, तो this quantity can be written as P is equal to P naught E raised to power minus alpha T square. तो अल्फा इसमें कांस्टेंट है और टी आपका इसमें टाइम है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि जो कांस्टेंट अल्फा है वो इन चारों में से क्या ऑप्शंस हैं इसके? क्या अल्फा आपका डायमेंशन लेस है? अगर अल्फा डायमेंशन लेस हो जाए तो क्या हमारा पर्पस सॉल्व होगा यहाँ पे, या उसकी कुछ डायमेंशंस है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आर्गुमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? डायमेंशन लेस होती हैं। जैसे साइन के साथ ब्रैकेट में आने वाली कोई भी चीज यहां पे डायमेंशनलेस होगी, सिमिलरली ई के पावर में जो भी चीज आएगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। पूरी पावर को डायमेंशनलेस कह रहा हूं मैं, तो ये पूरी पावर डायमेंशनलेस है ये। अब टी के तो डायमेंशंस पता है मुझे, टी स्क्वायर। तो अल्फा के ऐसे क्या डायमेंशंस हो जाएं ताकि ये पूरी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस हो जाए? सिंपल है, टी स्क्वायर जो है ये तो टाइम हो गया, पर अल्फा के डायमेंशंस में क्या रखूं ताकि अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशनलेस हो जाए? दैट मींस अगर ये टी स्क्वायर है तो अल्फा को 1 अपॉन टी स्क्वायर रखना पड़ेगा, तभी तो वो उसको कैंसिल करेगा डायमेंशंस को। सो दैट मींस अल्फा के जो डायमेंशंस हैं दैट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज टी raised to power minus 2. So it has dimensions t raised to power minus 2. समझ में आया? तो e की पावर हमेशा डायमेंशन लेस होगी यहां पे, ठीक है, और साइन उसके साथ में जो आर्गुमेंट है वो भी क्या होगा? हमेशा डायमेंशन लेस होगा। बात आ गई समझ में आपको? दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। यहां पे लिखा है फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम, डायमेंशंस ऑफ A एंड B आर। नाउ हियर योर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विल बी यूज्ड। मैंने आपको बताया था अगर आप दो चीजों को ऐड करना चाहते हो या दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उन दोनों का नेचर होना जरूरी है। मतलब अगर दोनों एक डिस्टेंस है तो दूसरा भी डिस्टेंस ही होना चाहिए, एक फोर्स है तो दूसरी भी फोर्स ही होनी चाहिए, एक एनर्जी है तो दूसरी भी एनर्जी होनी चाहिए, तो नेचर सेम होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे है फोर्स और राइट हैंड साइड में भी ऑब्वियसली फोर्स ही होगी, तभी तो मेरे को आंसर फोर्स का मिलेगा। अब ये दोनों मिलकर मुझे एक फोर्स का आंसर दे रहे हैं, दैट मींस इंडिविजुअली भी ये क्या है? फोर्सेज ही तो हैं। तो AT भी फोर्स है और BT स्क्वायर भी फोर्स है। तो कहने का मतलब है AT स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए? फोर्स के इक्वल। और BT स्क्वायर AT है, सॉरी BT स्क्वायर है और AT है, उसका डायमेंशन F के इक्वल होना चाहिए। BT स्क्वायर का डायमेंशन B किसके इक्वल होना चाहिए? F के इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से। अब A
इज इक्वल टू एफ का क्या होता है MLT-2 अपॉन ये t नीचे आएगा, इसका डायमेंशन है t। सिमिलरली यहां पे b का फोर्स का लिखो MLT-2 और t स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब कर लो इनको सॉल्व। a का बना आपका MLT, अब ये वन ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा, और b का बनेगा आपका ML-2 बन के ऊपर जाएगा T-4 MLT-4। तो ये बना। अब कौन सा ऑप्शन है? MLT-3 A है और MLT-4 आपका B है। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is, if dimensions of A and B are different, then which of the following operation is valid? हाँ जी, अगर A और B मेरे पास दो डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटीज हैं, तो इन चारों में से आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हो या कौन सा ऑपरेशन इनमें से वैलिड है? हाँ जी बताओ। देखो A प्लस B मैंने पहले भी आपको बताया है, जब आप प्लस करते हो तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। तो A और B की तो डायमेंशंस डिफरेंट है, मतलब नेचर डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकता। A माइनस B भी नहीं हो सकता। डिवीजन कर सकते हो, डिफरेंट नेचर का कर सकते हो। जैसे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का नेचर तो अलग अलग हुआ ना, पर कर तो रहे हो आप डिवाइड, तो ये पॉसिबल है। e⁻⁻a/b। अब ये मुझे हमेशा एक डायमेंशनलेस चाहिए। अगर इनका नेचर अलग अलग है तो इनकी डायमेंशन अलग अलग होंगी, तो ये मुझे डायमेंशनलेस नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी जो है a/b, अगर a और b की जो डायमेंशंस हैं अलग अलग हैं तो हम, या नेचर अलग अलग हैं, तो उनका हम ऑपरेशन a/b कर सकते हैं। ठीक है जी। सो डायमेंशनल एनालिसिस के ये मैंने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कुछ पिक किए थे अच्छी बुक्स में से। सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, इनको ढंग से लगा लो। हर टॉपिक, मेजर टॉपिक के ओवर होने के बाद मैं ऐसे क्वेश्चंस सेपरेटली आपको करवाऊंगा। फिर जब पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा आपको, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब उसको डाउनलोड करके लैपटॉप में देखो, डाउनलोड करके प्रिंट निकालो या फोन में देखो, दैट इज अप टू यू एज पर योर कंफर्ट। असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, वो पूरी असाइनमेंट भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा, प्लस उसी असाइनमेंट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं सारे डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। उसके बाद लास्ट में एक टेस्ट होगा आपका, एक या दो, दैट आई विल डिसाइड। तो जो टेस्ट होंगे आपके, उसके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको क्या करना है, अपनी ऑनेस्टी है, अब आपकी अपना डिसिप्लिन है, स्टिपुलेटेड जो आपको टाइम दिया जाएगा, घर पे अलग से कोने में बैठ के उस टेस्ट को दो।
कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और वो टेस्ट की डिस्कशन का वीडियो मैं फिर अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा, पूरे का पूरा टेस्ट। तो मेरी साइड से पूरा एफर्ट लगेगा आपके लिए, ताकि आपका जो यूनिट है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाए और कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपकी समझ से बाहर रह जाए। दैट आई विल अश्योर यू, I assure you that I will cover up everything, but my requirement from you is discipline, ढंग से उसको करो, रेगुलर रहो पढ़ाई में। फाइन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एरर को थोड़ा ठीक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।